This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का भिंड में अंबेडकर जयंती पर दिए एक बयान में, जिसमें सिंह ने कहा कि रानी कमलावती को कोई नहीं जानता, ढूंढ ढूंढ कर बीजेपी नाम रख रही है, जिस पर बीजेपी गोविंद सिंह पर हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी कमलावती के साथ ही आदिवासी समाज के अपमान का आरोप लगाया है कि रानी कमलापति जी के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद श्री गोविंद सिंह जी माफी नहीं मांग रहे, बल्कि फिर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी भी अजब गजब हैं। वो भी गोविंद सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा फर्जी नाम ढूंढ ढूंढ के ला रही है। रानी कमलापति जी लाखों लाख हमारे भाई बहनों की, केवल जनजातियों की नहीं, मध्य प्रदेश के नागरिकों की श्रद्धा की केंद्र है। कांग्रेस के मानसिकता देखिए कि पहले तो हमारे श्रद्धा केंद्रों का और विशेषकर जनजाति नायकों का, आदिवासी नायकों का अपमान करते हैं, क्योंकि उनको केवल एक खानदान दिखती है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। और बाद में बेशर्मी से माननीय कमलनाथ जी भी बचाव कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा नेता बन गया, टक्कर में आ गया। क्या बड़ा नेता बनने के लिए ऊटपटांग बयान दिए जाएंगे? क्या टक्कर में आने का यही तरीका है? गुजरात के बिल्किस बानो केस पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, ये देश भी पूछता है कि आज वो बिल्किस है, कल वो कोई भी और हो सकता है। वो हम में से यहां पर बैठी हुई कोई भी महिला हो सकती है, वो सड़क पर आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी महिला इस देश की हो सकती है जिसके खिलाफ इतना जघन्य अपराध हुआ हो। अपराध छोटा मोटा नहीं था, अपराध सिर्फ गैंगरेप नहीं था। एक औरत ने, जिसने 2 दिन पहले बच्चा जाया था, उसके साथ रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या हुई, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया दीवार पर, परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। कोई सोच सकता है उसने क्या झेला है इन सालों में? और उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये एक महिला की अस्मिता, एक महिला के हक, उस जघन्य अपराध के खिलाफ इस देश की आत्मा का मामला है। आपको सच बताना पड़ेगा, किस आधार पर आपने इतने जघन्य अपराधियों को रिलीज किया और किस आधार पर आपके लोगों ने उन्हें संस्कारी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है, और आज इस देश की हर औरत पूछती है, ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग। और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां? मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है वो इस देश की आत्मा को झकझोरता है सवाल, कि कल बिल्किस है, आज कोई और हो सकता है। और क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ये सरकार? There is absolutely nothing about national security here. The truth about how the convicts of Bilkis Bano were released need to come out, because that's the truth. Every woman in this country, including myself, wants to know what was the ground on which they were released. महाराष्ट्र के बीड जिले में माफिया अतीक और अशरफ के बैनर लगाए गए हैं। इन बैनर में दोनों माफिया ब्रदर्स को शहीद का दर्जा दिया गया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमों का आरोपी माफिया और पूर्व सांसद की हाल ही में उसके भाई अशरफ के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीड के माजलगांव में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के समर्थन में लगाए गए बैनरों में सार्वजनिक रूप से दोनों की हत्या की निंदा की गई।
इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। साथ ही इस बैनर को तुरंत हटा दिया गया। सूत्रों की माने तो ये बैनर मोहसिन भैया मित्र मंडल ने लगाए थे। नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के चलते काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल से उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। सदर पौडेल को ऑक्सीजन की कमी की वजह से नेपाल के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 दिनों तक एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद भी जब उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ तो राष्ट्रपति पौडेल को एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया और दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामचंद्र पौडेल के मीडिया सलाहकार ने ये जानकारी दी कि सदर पौडेल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 1 महीने के अंदर दूसरी बार मंगलवार को नेपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी सेहत में सुधार के आसार नजर नहीं आने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। अजमेर के रामगंज में पुलिस ने अवैध रूप से बिहावर से अजमेर लाए जा रहे चांदी के जेवरों को जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर महादेव ने बताया कि वो रात में गश्त कर रहे थे, तभी चुंगी के पास उन्हें एक होंडाई कार आती नजर आई। जब गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 31 किलो 400 ग्राम चांदी के जेवर पाए गए, जिनकी मार्केट में कीमत करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर सुरेंद्र गुर्जर और मालिक योगेंद्र संचेती के भाई योगेश संचेती से जब पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल दिनांक 17 को शाम को 10 बजे के लगभग गश्त के दौरान और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मैं गश्त करता हुआ चुंगी नाका पहुंचा तो वहाँ पर एक गाड़ी को रोककर चेक किया तो उसकी डिग्गी के अंदर चांदी जैसे दिखने वाले गहने मिले, जिनका वजन था 31 किलो 490 ग्राम, जिसके बाबत उनसे कागजात जैसे बिल वगैरह पूछा तो उनके पास नहीं मिले और नहीं उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया, जिस पर उनको 102 CRPC में जब्त किया गया और जो उनके पास हुंडई वर्ना कार गाड़ी थी उसको 207 MPX में जब्त करके और मालखाना जमा कराया गया। सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? ये ब्यावर साइड से आ रहे थे और अजमेर जा रहे थे। सर लगभग कितनी पकड़ी चांदी? यह है 31 किलो 490 ग्राम। क्या कीमत होगी सर? कीमत तो बाजार के हिसाब से 22-23 लाख के आसपास। 22-23 लाख। सर कौन है जो लेके जा रहा था, कौन, क्या नाम है इसका? इसमें ड्राइवर था सुरेश गुर्जर कृष्णगंज का और उसके साथ में ओनर था योगेश संचेती जो वो कृष्णगंज का रहने वाला है। और मालिक सर? मालिक योगेंद्र संचेती का भाई है जी। उसी का जो ओनर है वही इसको ले जाता है। मुकदमा किसके ऊपर बनाया, मालिक के ऊपर बनाया? नहीं, जो ये योगेंद्र संचेती है ये इसका ओनर है। अच्छा। और ये 2 भाई मिलके ये धंधा करते हैं। नाकाबंदी के दौरान? नाकाबंदी के सर कौन कौन टीम में थे इसमें? इसमें मैं था और एक सुनील हेड कांस्टेबल था, हेम सिंह कांस्टेबल और मनीष कांस्टेबल। रांची के डोरंडा में परास टोली नौजवान कमेटी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें झारखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक सदर डॉक्टर अजय कुमार और रांची के साबिक डिप्टी मेयर अजय नाथ शहदेव के अलावा कई कांग्रेस लीडर और आवाम शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार ने तहजीब टीवी के साथ बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे प्यारे मुल्क में हर मजहबी त्योहार आपसी भाईचारे के माहौल में मनाए जाने की रिवायत रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बीजेपी इक्तिदार के लिए हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। इस देश में लोग एक दूसरे के त्योहार में हमेशा जो है ना खुशी के साथ जो शामिल हुआ करते थे। दिवाली हो, ईद हो, बैसाखी हो, कोई भी त्योहार में, क्रिसमस हो। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो इसके राजनीतिकरण जो है सिर्फ सत्ता को पाने के लिए धर्म का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत घातक है। आज अकबर भाई और असगर भाई और राजू जी और तमाम लोग यहाँ के लोग एक बहुत ही सुंदर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। हमारे साथ कांग्रेस के सभी सीनियर लोग हैं, अजय जी हैं, मुन्ना जी हैं, संजय पांडे जी हैं, रविंदर जी हैं, दीपू सिन्हा जी हैं, अभिलाष साहू, अमरिंदर, परवेज,
रिंकू, सभी बड़े बड़े सीनियर लोग आज उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरह से अगर हम सब लोग एक दूसरे के त्यौहार में प्यार सद्भाव के साथ शामिल होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में जो किसी तरह का समस्या देश के ऊपर कभी आएगी। परंतु हम तो यही चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके जो है लोग दिवाली और होली या ईद या क्रिसमस में शामिल हों और भाईचारे बढ़ते रहे। डोरंडा में परस्तोरी में इफ्तार के कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत खुशी हुई और इफ्तार में आने का जो सौभाग्य है या ईद मिलन में जाने का, ये कोई नई बात नहीं है। ये बरसों बरस से मैं कॉलेज के दिनों से ही मैं शरीक हो रहा हूँ। और रांची शहर में मैंने देखा है कि होली के समय जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, वो हमारे घर में आते हैं और हम लोग मिलजुल के ही सभी त्योहारों को मनाते हैं। और रांची में भी इफ्तार का जो दावत होती है, ये कोई नई बात नहीं है और ये खुशी की बात है कि लोग रमज़ान के इस पवित्र महीने में जब लोग रोज़ा ख़त्म करते हैं तो और भी लोगों को बुलाते हैं, शामिल करते हैं। इससे हम सारे लोग जो हैं मिलके एक, आप कह सकते हैं, भाईचारगी बढ़ती है और एक अच्छी बात है। इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है और हम लोग हमेशा से झारखंड में सभी धर्म के लोग मिलकर रहते आए हैं, आगे भी मिलकर रहते रहेंगे। तो पुलिस कस्टडी में हो रही हत्या और साथ ही देश की और भी हालातों पर क्या कुछ कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी क्राइम। मैं फ्रैंकली आपको बताती हूँ, हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूँ। क्राइम तो बीजेपी करते हैं और जुल्म करते हैं, हम उसको निंदा करती हूँ। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। उसका बाद कितना सेंट्रल टीम गया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी फड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। सबको खिलाफ में सीबीआई लगा दिया, सबको खिलाफ में ईडी लगा दिया, सबको खिलाफ में कोई ना कोई एजेंसी। एक चॉकलेट बम भी फटता है तो एनआईए को भेज देता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ काम? एनआईए का काम क्या है? देश को सुरक्षा देना, देश को रक्षा करना। कोई डील करना एनआईए का काम नहीं है। हम लोग के पास भी जानकारी बहुत है, जानकारी दिन दिन में आएंगे। हम लोग डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं, कार्टेसी मेंटेन करते हैं। इसी के लिए कभी कभी हम आवाज उठाता है, लेकिन हर तरह डेवलपमेंट के बारे में हम एक साथ में काम करते हैं, इसमें हम आवाज नहीं उठाता है। लेकिन हमको कोई टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। खाली हमको नहीं, अरविंद केजरीवाल को टुकराया। क्या बीजेपी का राज में केस नहीं चल रहा है? कितना बीजेपी को अरेस्ट किया? बीजेपी का राज में क्या सब सच है, सब संत है? व्यापम केस में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, नकली का बारे में? लेकिन मैं बीजेपी की कहनी चाहूंगा, किसका इशारा पे हमारा लोगों को हर रोज एजेंसी तंग करता है? वो खुद एक डाकू है। जिसको इशारा पे अमित शाह चलते हैं, उनका जो चीफ एडवाइजर इधर का है, इधर में है, वो सबसे बड़ा डाकू है। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.